हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ज्योग्राफी और नागरिक शास्त्र के प्रश्न पत्रों को प्रवक्ता चयन में परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न पत्रों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग इसी क्रम में नागरिक शास्त्र के प्रवक्ता चयन परीक्षा 2010 के प्रश्न पत्रों को डिटेल में सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पता है कि वीडियो बहुत बड़ा ना हो, इस कारण से हम लोगों ने जो भी प्रश्न पत्र हैं उनको 30-30 क्वेश्चन के सेगमेंट में बांट दिया है। तो उम्मीद है कि इससे एक बेहतर एक्सप्लेनेशन करने का भी अवसर मिल जा रहा है और वीडियो भी बहुत बड़ा नहीं हो रहा है, तो आपको आसानी से हाफ आवर में आपको वीडियो कंप्लीट हो जा रहा है। तो आपको आसानी से डिटेल भी बहुत अच्छे से मिल जा रही है और आपको रिवीजन करने में समय के साथ साथ आपको बोरियत भी नहीं हो रही है। तो दोस्तों, ऐसे ही लगे रहिए और निश्चित तौर से सब कुछ बहुत अच्छा होगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों प्रवक्ता चयन परीक्षा 2010 के नागरिक शास्त्र के प्रश्न पत्रों को। जैसा कि आपको पता है कि ये जो प्रश्न पत्र कितना इम्पॉर्टेंट होता है सॉल्व करना, क्योंकि गत वर्ष परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न भी कभी कभी रिपीट हो जाते हैं और साथ ही साथ ये आपको एक समझ विकसित करता है कि आखिर प्रश्न पत्र कैसे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है आप लोगों के। जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभुसत्ता सिद्धांत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभुसत्ता के सिद्धांत को, तो आपको मालूम है कि इन जॉन ऑस्टिन के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? जॉन ऑस्टिन के सिद्धांत को जो कहा जाता है वो एकलवादी संप्रभुता कहलाता है। ऑस्टिन एकलवादी संप्रभुता के उन्नायक हैं। ऑस्टिन ने ही अद्वैतवाद या एकलवादी संप्रभुता की व्याख्या की। इसी को ही एकलवादी संप्रभुता या इसी को ही अद्वैतवादी संकल्पना भी कहते हैं या सिद्धांत भी कहते हैं। किसने दिया है इसको? जॉन ऑस्टिन ने दिया है। ठीक है, इन्होंने इनकी जो पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है, याद रख लीजिए आप लोग, ये भी पूछता है एग्जाम में। लेक्चर्स ऑन प्रूडेंस करके हैं, प्रूडेंस जो इनकी पुस्तक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूछेगा लेक्चर्स ऑन प्रूडेंस किसकी पुस्तक है? तो ये जॉन ऑस्टिन महोदय की पुस्तक है। और जॉन ऑस्टिन क्या है? एकलवादी संप्रभुता या इसी को ही अद्वैतवादी संप्रभुता के समर्थक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जिस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की, किसने दी? तो संप्रभुता की राजनीतिक शब्द एक देखिए, इसमें क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन संप्रभुता से रिलेटेड आते हैं। शब्द यहाँ पर राजनीतिक संप्रभुता की बात करता है, तो ये जान लीजिए डायसी महोदय हैं जो राजनीतिक संप्रभुता की व्याख्या सबसे पहले की थी। ठीक है, तो राजनीतिक संप्रभुता की जो अवधारणा का प्रतिपादन जो किया था सर्वप्रथम, ये डायसी महोदय ने किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा डायसी आप याद रखिएगा। राजनीतिक संप्रभुता शब्द याद रखिएगा, जैसे राजनीतिक संप्रभुता आता है तुरंत आप डायसी की तरफ अपना अटेंशन बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जितनी प्रभुसत्ताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं, यह विचार किसका है? जितनी भी संप्रभुताएं उतने ही राज्य होते हैं, ये स्टेटमेंट मैकाइबर का है। जितनी संप्रभुताएं उतने राज्य होते हैं, ये मैकाइबर का है। मैकाइबर के बारे में आप जानते हैं कि मैकाइबर भी बहुलवादी विचारक एकलवादी संप्रभुता की और या अद्वैतवादी संप्रभुता की आलोचना करते हैं। बहुलवादियों का जो मानना है वो राज्य को भी अन्य समुदायों की तरह ही एक समुदाय मात्र मानते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट जो लोग हैं जो बहुलवादी विचारक हैं उनके बारे में भी थोड़ा जान लें आप। लास्की, गियर्क, मेटलैंड हैं, क्रैब है,
और मैकाइबर। ये थोड़ा याद रखिएगा दोस्तों, ये जो आपके हैं मैकाइबर हो गए, मैकाइबर का तो इसमें जिक्र किया गया है। मेटलैंड क्रैब हैं, लास्की हैं, गियर्क हैं, ये सभी क्या हैं, बहुलवादी विचारक हैं। और बहुलवादी क्या है, एकलवादी या अद्वैतवादी सिद्धांत की आलोचना करते हैं। एक मतलब सिद्धांत मतलब जो है संप्रभुता की जो भी समर्थक रहे एकलवादी, उनके विरोधी रहे थे बहुलवादी। ठीक है, तो इसमें मैकाइबर आपका आंसर हो जाएगा सही। लेक्चर ऑन जूरिप्रूडेंस किसकी रचना है, अभी मैंने आपको बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, ये ऑस्टिन की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस जो रचना है, ये पुस्तक किसकी है, ये रचना ऑस्टिन महोदय की है। और इसमें इन्होंने संप्रभुता संबंधी विचार किए दिए हैं। क्या है, संप्रभुता संबंधी विचार इसमें इन्होंने दिया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। राजनीतिक चेतना का अर्थ क्या है, राजनीतिक चेतना का क्या मतलब होता है। राजनीतिक चेतना का मतलब जो ऑप्शन दे रहा है वो कह रहा है समाज के प्रति प्रेम, दूसरा ऑप्शन है धर्म के प्रति प्रेम, राज्य के प्रति प्रेम, सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति प्रेम। तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा राज्य के प्रति प्रेम हो जाएगा। राजनीतिक चेतना का मतलब हो गया राज्य के प्रति प्रेम, ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र के अध्ययन का अंत, आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। बड़ी ही फेमस परिभाषा है दोस्तों। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये परिभाषा इतनी इम्पोर्टेंट है कि ये परिभाषा दी गई है, पहली चीज़ तो ये जान लीजिए किसके द्वारा दी गई है, तो गार्नर के द्वारा दी गई है। जो परिभाषा है किसके द्वारा दी गई है, गार्नर के द्वारा दी गई है। ये गार्नर होना चाहिए, गार्नर के द्वारा दी गई परिभाषा है। सबसे महत्वपूर्ण, गार्नर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राज्य के संदर्भ में जो परिभाषा दी है, सबसे सर्वमान्य परिभाषा गार्नर की मानी जाती है। तो इन्होंने अपनी ही एक परिभाषा में कहा है जो राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत जो है राज्य के साथ होता है। ये गार्नर का स्टेटमेंट है और गार्नर की परिभाषा है ये। तो ऑप्शन करेक्ट आपका थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ ए है, बी है, सी है और डी, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तीसरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। किसकी उन्नति के लिए दोस्तों, इसमें अगर बात करें समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है, निम्नलिखित विचारकों में से किसका कथन है। ऑप्शन यहाँ देखिए, ऑप्शन में ये यहीं पर ही ऑप्शन इसी में लिख दिया गया है दोस्तों। मैं आपको सीक्वेंस ये बना नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका दे रहा है फ्रांसिस बेकन, ये ऑप्शन ए में है। इसके बाद आपका है जिया जाक रूसो होना चाहिए यहाँ पर, तो ये चीज़ यहाँ पर मैं बी ऑप्शन बना दे रहा हूँ दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। रूसो मैं लिख दे रहा हूँ सीधे, रूसो ये दे रहा है। सी ऑप्शन में आपका है, ये आप यहाँ से इसको काट दीजिए, ये चीज़ें ऑप्शन सी जो कि करेक्ट नहीं रही। रूसो हो गया, ल्यूकात हो जाएंगे, ल्यूकात महोदय। और डी ऑप्शन में दोस्तों आपके क्या हैं, डी ऑप्शन में ले लीजिए CV मैकफर्सन, ये है। तो किसने किया है दोस्तों, तो पहला जो आपका स्टेटमेंट आएगा वो फ्रांसिस बेकन महोदय हैं। ठीक है, फ्रांसिस बेकन महोदय ने समाज की उन्नति हेतु विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। ठीक है, विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है, ये स्टेटमेंट फ्रांसिस बेकन महोदय का है। ठीक है, बेकन या बेकन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समाजवादी राज्य को निम्न में से किस रूप में समझते हैं। समाजवादी तो पहले कह रहा है आवश्यक बुराई के रूप में, दूसरा कह रहा है राज्य अनावश्यक बुराई के रूप में, राज्य कल्याणकारी संस्था के रूप में, राज्य एक अच्छी संस्था। तो ये समाजवादी जो दोस्तों समझते हैं राज्य को एक अच्छी संस्था के रूप में समझते हैं, ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट। लोक कल्याणकारी राज्य का है, लोक कल्याणकारी राज्य का है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं, देखिए यहाँ पर होना चाहिए लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। यह कथन किसका है, ये स्टेटमेंट किसका है, तो पहला है मैकाइबर महोदय हैं, अब्राहम हैं, लास्की हैं, कॉन्ट हैं। तो लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है,
यह स्टेटमेंट लास्की महोदय का है। किसका है? लास्की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। ये लास्की महोदय का स्टेटमेंट है। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में जो बात करते हैं वो बात करते हैं लास्की महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाइबर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन से संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? राज्य को क्या नहीं करना चाहिए? तो पहला कह रहा है साहित्य एवं कला पर नियंत्रण। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। मैकाइबर के अनुसार राज्य को साहित्य एवं कला पर नियंत्रण संबंधी कार्य नहीं करने चाहिए, बिल्कुल नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन मैकाइबर का स्टेटमेंट है, ये मतलब उनका विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के विरुद्ध और राज्य के बाहर कुछ नहीं है। पहला हीगल है, आपको दे रहे हैं यहाँ पर, और दूसरे हैं हिटलर, तीसरे हैं ग्रीन और चौथे हैं मुसोलिनी। तो मुसोलिनी जो है, जो फासिस्ट विचारक रहे हैं, इटली के रहे हैं। ठीक है, इन्होंने जिन्होंने फांसीवाद, जिसे फासिस्टवाद भी कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में फांसीवादी विचारक कहा जाता है मुसोलिनी को। ठीक है, मुसोलिनी जो रहे हैं वो इटली के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ही फांसीवाद को जन्म दिया है। तो इन्होंने कहा है क्या? राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ नहीं है, सब राज्य के अंदर ही है। ठीक है, और जनतंत्र के ये विरोधी रहे हैं। ठीक है, ये सी चीज़ें हैं, और बहुमत की घृणा करते थे इससे, मतलब ये बहुमत से घृणा करते थे। एक तरह से कई डिक्टेटर व्यक्ति थे, इन्हीं से ही प्रभावित होकर के फांसीवाद से ही प्रभावित होकर के नाजीवाद आया, रूसों में नाजी हुआ। ठीक है, नाजीवादी विचारधारा बनी, इसी से ही तमाम सारी विचारधाराओं का आविर्भाव हुआ। एक तरह से कह सकते हैं हम लोग एक समझने के लिए कि साम्यवादी का जो मूल आधार है वो यहीं से ही है। ठीक है, तो मार्क्सवादी विचारधारा जो आई है, या कहिए साम्यवादी विचारधारा या मार्क्सवादी विचारधारा का भी जो है इससे आपका संबंध रहा है। तो थोड़ा सा इसमें आपको जानना है बस। नाजीवादी जो विचारधारा रही है वो इन्हीं से प्रभावित विचारधारा रही है। मुसोलिनी कट्टरता की बात करते हैं, बिल्कुल राज्य को पूरी फुल पावर देते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक के लिए के से, और नहीं, यहाँ पे शब्द थोड़े से त्रुटिपूर्ण हैं दोस्तों, यहाँ पर होना चाहिए हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार। यह सूत्र किस व्यवस्था का है? ठीक है, तो ये व्यवस्था है साम्यवादी व्यवस्था का सूत्र है ये। ठीक है, क्या कहता है? हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार तथा हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार जो बात कह रहा है, यह सूत्र किस व्यवस्था में पाया जाता है? तो साम्यवादी विचारधारा में या साम्यवादी व्यवस्था में इस तरह की बातें होती हैं। हर एक के लिए अपनी क्षमता के अनुसार, तो हर एक के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें यहीं से साम्यवाद में ही मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन मार्क्स का है। मार्क्स का मानना है, मार्क्स जानते हैं संघर्षों की बात करते हैं, इतिहास वर्ग संघर्ष के इतिहास रहा है। अभी तक का जो सामाजिक इतिहास रहा है वो संघर्षों का इतिहास रहा है, ऐसा मानना है मार्क्स महोदय का, कार्ल मार्क्स का ये मानना ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक थे? विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक थे तो कौन रहे हैं? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हैं दोस्तों, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, इनके बारे में तो बहुत फेमस है, ये आप जानते होंगे। चौखंबा राज्य की स्थापना इन्होंने ही दी है। ठीक है, इनकी जो अपनी बहुत ही चर्चित पुस्तक रही है, आस्पेक्ट ऑन सोशलिस्ट पॉलिसी, आस्पेक्ट ऑन लिख दे रहा हूँ मैं, आप लिख लें, aspects of सोशलिस्ट पॉलिसी, जिसका प्रकाशन 1952 में हुआ था, 1952 में। एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी, ये कृति किसकी है?
ये आपकी कृति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की कृति है। इन्होंने इसमें ही चौखंबा राज्य की बात कही है। चौखंबा राज्य के अंतर्गत इन्होंने 4 बिंदुओं को बताया है। एक तो बताया है गांव, ग्राम या गांव कह सकते हैं इसको, गांव कहा है इन्होंने चौखंबा के अंतर्गत जो आता है। इसके अलावा मंडल आता है, दूसरे नंबर पर मंडल है, तीसरे नंबर पर प्रांत है और चौथे नंबर पर राष्ट्र है। यही 4 चीज़ें मिल करके चौखंबा राज्य की प्रतिपादन इन्होंने किया। क्या किया? चौखंबा है, चौखंबा राज्य की स्थापना की। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से ग्राम है, मंडल है, प्रांत है, राष्ट्र है, चौखंबा राष्ट्र, यही मिलकर के होता है। इनकी पुस्तक है ऑस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी। किसकी रचना है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है दोस्तों। राज्य एक निश्चित भूभाग में से जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। ठीक है, ये किसका है स्टेटमेंट है? ये लीकॉक महोदय का स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट? लीकॉक का स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? राज्य एक निश्चित भूभाग में से जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। ये लीकॉक का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है, यह किसका मानना है? मतलब यह कथन किसका है? ये चीज़ें हैं तो जान लीजिए डनिंग महोदय का स्टेटमेंट है। और इन्होंने किसके लिए ये बात कही है? आपने जैसे किसके लिए बात की है? मैकियावेली के लिए कही है। इन्होंने ये बात कही है, अपने युग का शिशु था मैकियावेली के लिए। राजनीतिक विचार के इतिहास में मैकियावेली को माना जाता है अपने युग का शिशु माना जाता है। प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है, ये बात कही है डनिंग ने। और किसे कहा जाता है अपने युग का शिशु था? वो मैकियावेली को कहा जाता है, जो कि अपने काल का शिशु माना जाता है। वैसे ये जान लीजिए कि हर विचारक अपने काल का शिशु ही होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति अपने ऊपर, अपने शरीर व मस्तिष्क पर संप्रभु है। ये बात किसने कही है? ये बात कही है J.S. मिल साहब ने की है। किसने की है? J.S. मिल ने। ग्रीन है, लास्की है, रूसो, J.S. मिल। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, J.S. मिल ने, इनकी जो पुस्तक है बड़ी फेमस पुस्तक है, ऑन लिबर्टी पुस्तक है, इसमें ही उन्होंने बात एक कही है। मिल का ये मानना रहा है, इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने बताया है, व्यक्ति अपने ऊपर, अपने शरीर व मस्तिष्क पर संप्रभु है। ये ऑन लिबर्टी जो पुस्तक इनकी है बड़ी ही फेमस पुस्तक है, याद रखिएगा। ऑन लिबर्टी क्वेश्चन में पूछता है। ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है किसकी? J.S. मिल की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठान को इरादों, प्रयोजन और प्रेरणा से जोड़ा है? ठीक है, किसने जोड़ा है? किस से शब्द क्या इसमें यूज हो रहे हैं? इरादों। क्या शब्द यूज हो रहा है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये भी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इरादों, प्रयोजनों यानी पर्पस वगैरह है। प्रेरणा यानी मोटिव क्या है? ठीक है, और इसमें इरादों मतलब इंटेंशन होता है। इंटेंशन क्या है, पर्पस क्या है, मोटिव क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हुआ? निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इरादों यानी कि आपका इंटेंशन, प्रयोजनों यानी पर्पस और प्रेरणा यानी मोटिव से जोड़ा है? तो ये हैं आपके B.F. स्किनर साहब रहे हैं। B.F. स्किनर ने जो है व्यवहारवादी विचारकों ने अपने चिंतन को स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इरादों और प्रयोजनों, प्रेरणा से जोड़ने का काम जो किया B.F. स्किनर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति कैसी थी? मतलब स्थिति थी, मनुष्य एक भला व्यक्ति था। नहीं, जब वो प्राकृतिक अवस्था में रहे तो भला, उसको पूरी सभ्यता के बारे में पता ही नहीं था, तो कैसे भला हो सकता है? तो ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मनुष्य एक विवेक युक्त प्राणी था, ये हो सकता है। आगे ऑप्शन देखते हैं, मनुष्य एक बर्बर प्रकार का प्राणी था? नहीं, ऐसा नहीं है। मनुष्य एक स्वार्थी प्रवृत्ति का प्राणी था? नहीं, ऐसा भी कुछ विशेष नहीं है। ये सबसे सटीक ऑप्शन जो आपका बन रहा है वो विवेकपूर्ण प्राणी था। इसी नाते तो धीरे धीरे मॉडिफाई करते हुए आज मनुष्य की स्थिति इस तरह से हुई है कि बंदर के से शुरू होकर के, चिंपैंजी से शुरू होकर के आज इस तरह से रूप में आ गया है मनुष्य। तो इसका मतलब विवेकशील प्राणी था, विवेकयुक्त में व्यक्ति था।
तभी तो आग का निर्माण करना सीखा उसने, पहिए का निर्माण किया, धीरे धीरे सारी चीज़ें किसके, मतलब विवेकशील प्राणी था इंसान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा? ये तो बिल्कुल बहुत ही आसान परिभाषा है, महत्वपूर्ण परिभाषा आशीर्वादम साहब की है। इन्होंने क्या है, समाज को ईंट कहा है और राज्य को सीमेंट कहा है, क्योंकि सीमेंट और ईंट मिलकर के ही दीवार का निर्माण करते हैं। तो ये कहने का कोशिश की है, और ईंट समाज और राज्य के बारे में कहा इन्होंने। समाज को ईंट कहा है और राज्य को जो है इसकी सीमेंट कहा है, यानी राज्य जोड़ने का कार्य करेगा समाज को, आशीर्वादम ने। निम्नलिखित राज्य का पूर्ववर्ती है, कानून राज्य का पूर्ववर्ती है, कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है, यह निम्नलिखित में से किसने कहा है? कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य के ऊपर है, यह कथन किसका है? लियो डिग्वी का है। लियो डिग्वी का स्टेटमेंट है, कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है, लियो डिग्वी का यह स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक मानव की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? आर्थिक मानव की संकल्पना एडम स्मिथ ने प्रस्तुत की थी दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, इनकी जो ये उदारवादी विचारक रहे हैं, ये भी थोड़ी सी चीज़ें जान लीजिए, कौन से कैसे रहे हैं, उदारवादी विचारक रहे हैं। कौन? एडम स्मिथ। इनकी पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये भी याद रखिएगा, द वेल्थ, WELTH, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस। इनकी जो पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की। कैसे रहे विचारक? उदारवादी विचारक रहे हैं, ठीक है। और एडम स्मिथ ने ये कहा है, राज्य को व्यक्ति के आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, ठीक है। राज्य को व्यक्ति के आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप, यानी कि राज्य को व्यक्ति के आर्थिक मामलों में, आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ऐसा मानना है एडम स्मिथ का। ये उदारवादी विचारक, उदारवादियों को ही पूंजीवादी विचारक भी कहा जाता है, पूंजीवादी आगे चल करके यही बनता है। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा दी थी? जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या दी थी? इसमें शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कहा था दोस्तों। सुलभ न्याय बता रहा है, विवरणात्मक न्याय बता रहा है, ये दोनों नहीं होंगे। प्रत्यक्ष प्रत्यात्मक न्याय, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है? शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की बात कही है इन्होंने, तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और जॉन रॉल्स ने प्रक्रियात्मक न्याय के 3 रूपों की चर्चा की है, ये भी ध्यान रखिएगा, 3 रूपों की चर्चा की है। पहला जो रूप है पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय, फिर उसके बाद अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय और शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय, 3 तरह की बात की है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप ध्यान रखिएगा। पहला है आपका पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय। क्या है? पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय, पहला तो ये हो गया। दूसरा जो आपका है वो अपूर्ण, एक पूर्ण है एक अपूर्ण हो जाएगा, प्रक्रियात्मक न्याय, ठीक है, अप्रक्रियात्मक न्याय। और तीसरा हो जाएगा दोस्तों शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। कैसा? शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। तो यहाँ पर शुद्ध दिया है, इस नाते ऑप्शन ये हो जाए। इसकी जगह पे पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय दिया होता तो वह भी हो सकता था, अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय दिया होता तो वह भी हो जाता। तो ध्यान रखिएगा, जॉन रॉल्स ने प्रक्रियात्मक न्याय के 3 रूपों पर चर्चा की है। प्रक्रियात्मक न्याय के 3 रूपों की चर्चा किसने की है? जॉन रॉल्स ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समाजवाद उस टोप की तरह है जिससे इतने व्यक्तियों ने पहना है कि उसका स्वरूप नष्ट हो गया है। यह स्टेटमेंट जोड़ महोदय का है, बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। समाजवाद के ऊपर इन्होंने कटाक्ष किया है। समाजवाद टोप की तरह है जिसे इतने व्यक्तियों ने पहना है कि इसका स्वरूप नष्ट हो गया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट है आपका जोड़ महोदय का, जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन रहा है? तो एडम स्मिथ, अभी आपने देखा, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक। इन्होंने क्या कहा था कि बिल्कुल हस्तक्षेप करना चाहिए राज्य को, मतलब आर्थिक मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप की व्यवस्था बात करनी चाहिए, एडम स्मिथ ने कही थी बात।
व्यवहारवादी विचारक रहे हैं ये। एडम स्मिथ, ओके, एडम स्मिथ हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। राजनीतिक अधिकार में किसे सम्मिलित नहीं करते हैं, यानी कि कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं माना जाता है। पहला है मतदान का अधिकार, ये होता है। सरकार का विरोध करने का अधिकार है, ये राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आपका आएगा या नहीं आएगा, ये बिल्कुल आएगा, क्योंकि भाई राज्य का विरोध किया जा सकता है एक नियम कानून के दायरे में रहते हुए, ठीक है। निर्वाचित करना है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल है आपका। काम पाना, ये बिल्कुल नहीं आता है राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत। कार्य पाना बिल्कुल नहीं आता है, ये व्यक्तिगत अधिकार के रूप में आपका आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है, ये किसने कहा है। स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है, यह शीले का स्टेटमेंट है, ठीक है। शीले ने क्या कहा है, सभी प्रकार स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति है, यह शीले साहब ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है, यह कथन आपका ब्राइस महोदय का है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राइस। तो ये सब कुछ सिद्धांत है दोस्तों, स्टेटमेंट्स हैं, सीधे स्टेटमेंट, तो आपको याद रखना है। जिसका इसके पहले का क्वेश्चन जो था आपका, स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव होता है, यह शीले ने कहा है। उसी तरह से सतत जागरूकता की स्वतंत्रता का मूल्य है, सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है, यह कथन ब्राइस महोदय का है। अगला क्वेश्चन आपका है 29 नंबर का, अधिकार संबंधी सबसे पुराना सिद्धांत क्या है। तो प्राकृतिक है भाई, अधिकार का जो सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है, प्राकृतिक सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, और एक चीज़ और भी जान लीजिए, थोड़ा सा यहीं पे चर्चा मैं कर लेता हूँ इस पर। जो ये आपका अधिकार संबंधी जो लाक ने ही बताए हैं, ये सब लाक का ही स्टेटमेंट है। लाक ने जो प्राकृतिक, एक जान लीजिए, अधिकारों के संबंध में जो सबसे पुराना सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है, सबसे, वो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है। और इसका प्रवर्तन किसने किया है, प्रवर्तक लॉक रहे हैं, ठीक है, प्रवर्तक लॉक रहे हैं। और लॉक ने 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात की है, ठीक है। एक तो संपत्ति का अधिकार कहा है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, और इसके अलावा तीसरा इन्होंने जो बताया है वो जीवन का अधिकार। क्या कहा है, अधिकार, जीवन का अधिकार। तो 3 तरह से है, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार। यह प्राकृतिक अधिकार माना है, किसने माना है, लॉक साहब ने माना है। तो ध्यान रहे, कई सारे लोग इसका विरोध भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज का तीसरा और लास्ट क्वेश्चन आपका है, आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, ये स्टेटमेंट कोल महोदय का है, ठीक है। क्या है, किसका, GDH कोल महोदय का है, ये GDH कोल का स्टेटमेंट है, जो कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम मात्र है, ऐसा मानना है। और ये जो है आर्थिक स्वतंत्रता के घोर समर्थक रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आर्थिक स्वतंत्रता के घोर समर्थक कौन रहे हैं, GDH कोल साहब रहे हैं, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन आपका था। इस तरह से कुल 30 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, ये इस सीरीज का ये क्वेश्चन कंप्लीट हम लोगों का हो गया। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और ये बहुत आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे दोस्तों, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, खूब रिवीजन करिए। मैं सारी डिटेल आपको बता दे रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन की एक जितनी हो सकती है उतनी विशद व्याख्या मैं कर दे रहा हूँ, तो इसको अच्छे से ध्यान से समझते जाइए। निश्चित तौर से आपको एग्ज़ाम में बहुत आसानी होगी, सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए ही आएंगे और आप सब सारे क्वेश्चन कर भी पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।